अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी में हैवानियत और बलात्कार की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कहानी कौन सी सुनी है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब निर्भया होगा। मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की कहानी सुनने के बाद आप कुछ और ही सोच में पड़ जाएंगे। और ऐसा क्यों है कि इस कहानी को सुनना और सुनाना भी पाप है, ये आपको कहानी के अंत तक पता चल ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अमर क्रिएशंस की आज की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया कमजोर दिल वाले और बच्चे इस कहानी को ना सुने। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने 40 दिनों तक नर्क से भी बदतर जिंदगी जिया। कहानी है जापान की टोक्यो की एक 17 साल की लड़की जुंको फुरुता की। उसके साथ हुई हैवानियत को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसे सुनने के बाद एक आदमी वही कोर्ट रूम में ही बेहोश हो गया। 23 जनवरी 1989 जापान की पुलिस टोक्यो से कुछ किलोमीटर दूर दो लड़कों को एक 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए गिरफ्तार करती है। उनमें से एक का नाम हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम जो ओगुरा था। ये दोनों दोस्त थे। फिर पता चलता है कि ये जापान की एक खतरनाक गैंग याकुजा की जूनियर मेंबर हैं और इनके ऊपर पहले से ही कई छोटे मोटे क्राइम की आरोप है। इन्वेस्टिगेशन चलती रही। 29 मार्च 1989 को जापान की पुलिस को इनके घर से एक महिला की अंडरवेयर मिलता है तो पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा के पूछताछ करती है, मगर दोनों में से कोई अपना मुंह नहीं खोलता। इसके बाद पुलिस को याद आता है कि आज से करीब 4 महीने पहले इसी इलाके में एक महिला और उसके 7 साल के बच्चे का मर्डर हो गया था। तो पुलिस अंधेरे में एक तीर मारती है और मियानो से कहती है कि हमें पता है तुमने किसी का मर्डर भी किया है। सुनते ही मियानो घबरा गया और उसे लगा कि शायद उसका दोस्त जो ओगुरा ने सब कुछ बता दिया। आखिरकार मियानो टूट गया और बोला कि हाँ, उसने एक मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस लाश के बारे में पूछती है और मियानो वो जगह बता देता है जहां वो लाश को फेंका था। फिर पुलिस अपने टीम के साथ टोक्यो की कोटो में पहुंचती है। ये जगह समंदर की किनारे बसी हुई थी। वहाँ पे पुलिस को एक ड्रम मिलती है जो कि सीमेंट और कंक्रीट से भरा हुआ था और उस ड्रम से अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर पुलिस एक क्रेन मंगाती है और उस 305 केजी के ड्रम को उठा के ले जाती है। ड्रम से कंक्रीट को तोड़ के हटाया गया तो उसमें से एक लड़की की लाश मिली। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी और चेहरा पहचानने लायक नहीं था। लग रहा था जैसे इसे मरे हुए 2 से 3 महीने बीत चुके थे। फिर पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स से उसके पहचान ढूंढने की कोशिश करती है और जब लाश की पहचान सामने आती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि वो लाश उस औरत की नहीं थी जिसके बारे में पुलिस ने मियानो से पूछताछ की थी। वो लाश थी जुंको फुरुता की। अगर पुलिस अंधेरे में तीर नहीं चलाती तो शायद ये दिल दहलाने वाला केस कभी दुनिया के सामने आता ही नहीं। खैर, अभी पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मियानो और जो ओगुरा से पूछताछ की। फिर उन दोनों ने पूरी कहानी बयां की और कहानी कुछ इस तरह थी। जुंको फुरुता एक 17 साल की खूबसूरत लड़की, पढ़ने लिखने में होशियार, यासियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। खूबसूरत और होशियार, हर कोई इसको पसंद करता था। पढ़ने के साथ साथ स्कूल और घर के बीच में ये एक पार्ट टाइम काम किया करती थी। उसी स्कूल में मियानो भी पढ़ता था। वो जुंको से एक तरफा प्यार करता था। मियानो याकुजा गैंग का जूनियर मेंबर था तो उससे हर कोई डरता था। उसकी बात हर कोई मानता था। उसे किसी से ना सुनने से सख्त नफरत थी। उसने जुंको को कई बार प्रपोज किया लेकिन जुंको ने साफ मना कर दिया। ये बात मियानो के दिल में बस गया और वो जुंको से बदला लेने को ठान लिया। 25 नवंबर 1988 जुंको की 17th बर्थडे 3 दिन पहले गई थी। जुंको साइकिल से स्कूल से आकर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए दुकान गई और रात 8:30 बजे वहाँ से निकल के घर जा रही थी। उसी वक्त मियानो अपने 4 और दोस्तों के साथ निकला था। ये किसी अकेली लड़की या औरत को उठाते थे, रेप करते थे, यही इनका काम था। तो उस रात भी ये शिकार की तलाश में निकले थे और इत्तेफाक से मियानो की नजर जुंको फुरुता पे पड़ गई तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि ये वही है, इससे बदला लेना है। मियानो का एक दोस्त तेजी से जाके जुंको की साइकिल को एक लात मारता है। साइकिल गिर जाता है, जुंको भी गिर जाती है। पीछे से अचानक मियानो हीरो की तरह आता है और उन सबको भगा देता है और फिर जुंको से कहता है कि रात का वक्त है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जुंको इस पे भरोसा कर लेती है क्योंकि दोनों एक ही स्कूल के थे। अचानक कुछ देर बाद मियानो जुंको को
एक सुनसान जगह पे इनके एक अड्डा पे ले जाता है। फिर उसके दोस्त भी आ जाते हैं। एक साथ बारी बारी वो 5 लोग जुंको के साथ रेप करते हैं। इसके बाद पूरी रात उसे पीटते हैं। अगली सुबह तक ये लगभग बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जुर्म अभी शुरू हुआ था। 26 नवंबर को इसे फिर दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर एक के बाद एक रेप करते जाते हैं। इधर जुंको के घर वाले परेशान इधर उधर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली। आखिर में वो पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस फौरन एक्शन में आती है और जुंको की तलाश करती है। मियानो को पुलिस की ये बात पता चलती है। फिर जुंको को बुरी तरह मारता पीटता है और उसे कहता है कि तुम अपने घर वालों को फोन करो और कहो कि तुम अपने दोस्त के साथ अपनी मर्जी पे डेट पे निकली हो। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो तुम्हें तो मार ही देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। मजबूरी में जुंको घर पे फोन करके कहती है कि मैं ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, आप पुलिस में केस मत करो, मैं अपने आप लौट आऊंगी। इसके बाद माँ बाप फिर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी की खबर मिल गई है, आप मत ढूंढिए। इसके बाद उन्हीं 5 लड़कों में से एक लड़के के घर जुंको को ले जाते हैं। उस लड़के के पेरेंट्स कहीं बाहर रहते थे, बीच बीच में आते थे। तब जुंको को तहखाने में ले जाया जाता था। यहाँ फिर मियानो के और दोस्त और याकुजा गैंग के लोगों का आना शुरू हो गया। कहते हैं कि इन 40 दिनों में करीब 100 अलग अलग लोगों ने जुंको के साथ 500 से ज्यादा बार रेप किया। एक दिन में 25-25 बार उसका रेप हुआ। आखिर तक वो उस घर में रही और इस दौरान उसे 2 बार अपनी बात पुलिस तक पहुंचाने का मौका मिला। एक बार उसके पास किसी का फोन छूट गया था। उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल किया। इत्तेफाक से पुलिस के फोन उठाने से पहले मियानो वापस आ गया और फोन काट दिया। पुलिस का कॉल बैक आया तो उसने कहा गलती से कल चला गया, बात आई गई हो गई। एक बार पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस इस घर के दरवाजे तक आई। इत्तेफाक से उस दिन उस लड़के के माता पिता घर पे थे। पुलिस कहती है कि हमें घर की तलाशी लेनी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, हम 2 पति पत्नी और एक बेटा रहते हैं जो अभी बाहर गया हुआ है। फिर पुलिस दरवाजे से लौट आती है। बाद में ये दोनों पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि अगर उस दिन तलाशी ले लेते तो शायद जुंको की दर्द कम हो जाती और वो आजाद हो जाती। ऐसे ही दिन बीतता रहा और जुंको के ऊपर जुल्म बढ़ती रही। ठंड का दिन था, उसे रात को बालकोनी में नंगी सुलाया जाता था। जब भी जितने भी लोग आते उनके सामने उसे नंगा लाया जाता। उसके प्राइवेट पार्ट में जलती हुई बल्ब से लेकर बियर बोतल तक घुसाया जाता था। उसके लेफ्ट ब्रेस्ट के कुछ हिस्से को काट दिया गया। उसको सीधा लेटने को कहा जाता और डंबल उसके पेट के ऊपर, उसके हाथ पैर के ऊपर गिराया जाता था। उसके दोनों आंखों के ऊपर कैंडल जला के रख देते थे, जब तक कि कैंडल की आखिरी हिस्सा भी पिघल के उसके आंखों में ना चला जाए। लाइटर और सिगरेट से उसकी आंखों की पलकों को जला दिया गया। उसको छत पे टांग देते और पंचिंग बैग की तरह 7-8 लोग एक साथ मारते, तब तक जब तक उसकी नाक और मुंह से खून ना निकले और वो बेहोश ना हो जाए। उसे खाने के लिए कॉकरोच दिया जाता, अपना ही यूरिन उसे पीने के लिए दिया जाता। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ चोट और जख्म ना हो। इतने जख्मों के बाद वो जिंदा लाश बन गई थी। उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 4 जनवरी 1989 न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा था। मियानो अपने दोस्तों के साथ आता है। ये निढाल पड़ी हुई है, इसके पूरा जिस्म लहूलुहान है, चेहरा सूझा हुआ है। मियानो जुंको से कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं और अगर तुम जीत गई तो तुमको छोड़ देंगे। इत्तेफाक से जुंको उस गेम को जीत जाती है। मियानो को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसके हाथ पैर को लाइटर की एसिड डाल के जलाता है। आग ज्यादा हो गई और बुझ नहीं पाई और खुशकिस्मती से 40 दिन के जुल्म के बाद जुंको की मौत हो जाती है। फिर मियानो जुंको की लाश को भी मारता पीटता है कि शायद उसे होश आ जाए। फिर जब उनको ये एहसास हो गया कि वो मर गई, इसके बाद एक बड़े से ड्रम के अंदर इसके लाश को रखते हैं। फिर उस ड्रम में सीमेंट और पानी डाल के ड्रम को बंद कर देते हैं। फिर उस ड्रम को समंदर में फेंकने ले जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्हें एक सेफ जगह मिली तो ड्रम को वहीं डंप कर देते हैं। ये बात है 4 जनवरी 1989 की। 40 दिन की जुल्म के बाद लाश को ठिकाने लगा दिया गया और बात आई गई हो गई। इत्तेफाक से 23 जनवरी को मियानो एक दूसरी लड़की के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया और आगे जो कुछ हुआ वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक अफसोसनाक बात यह है कि ऐसी दरिंदगी करने वाले जो 5 मेन लड़के थे वो सबके सब नाबालिग थे। उनके खिलाफ बालिगों की तरह केस नहीं चल सकता था, उनके नाम नहीं छापे जा सकते थे। लेकिन जापान की एक मैगजीन की एडिटर ने जब ये पूरी कहानी सुनी कि किस तरह से 40 दिन तक एक लड़की जिसकी
पलकें जला दी गई, जिसके नाक में उसी का खून निकाल के भरा जाता था कि वो नाक से सांस ना ले सके, मुंह से सांस ले। जिसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया और कुचल दिया गया। उसमें क्या क्या चीज डालकर जख्मी किया गया, जिसे लगातार जिंदा कॉकरोच खाने को दिया गया। उसी का अपना यूरिन पीने को दिया गया। हर दिन 20-25 लोग उसका रेप करते, पंचिंग बैग की तरह उसे मारते, करंट देते। तो जब ये कहानी उस एडिटर को पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि हमारा कानून चाहे जो भी हो, लेकिन उन्होंने उन सब की तस्वीर, नाम और कहानी छाप दी। जब ये छपा तो जापान में हंगामा हो गया। फिर जापान की पूरी मीडिया पीछे आ गई। अब हर किसी के जुबान पर जुंको का नाम, जस्टिस फॉर जुंको। कहानी ही ऐसी कि जिसने सुना रो पड़ा। सबके बावजूद 5 में से 4 को 7-7 साल की सजा हुई और मियानो को 17 साल की सजा हुई। इन लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की सजा कम करने की। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त एक महिला जज थी। उन्होंने मियानो की सजा को 3 साल और बाकियों की सजा को 2-2 साल और बढ़ा दी। आज जापान में ये सब आजाद घूम रहे हैं, लेकिन एक 17 साल की लड़की उस नर्क में कैसे 40 दिन काटी होगी, ये सोच के ही रूह कांप जाती है। और कैसे उसकी आखिरी 2 घंटे बीते होंगे जब उसे किस्तों में जलाया जा रहा था। एक्सीडेंटली आग ज्यादा हो गई और ये मर गई, जो कि अच्छा ही हुआ, वरना ये 40 दिन और भी ज्यादा होते। जब इन लोगों ने कोर्ट में कहानी सुनाई थी तब आखिर में ये बात सामने आई थी कि कुछ दिन बाद ये लोग जो कहते थे वो वही करती थी। शायद दर्द ने उसके सोचने समझने की ताकत छीन ली थी। वो अपने आप को एक खिलौना मान ली थी, जो जैसा कहता वो उसी के इशारे पे नाचती थी। आखिर में वो जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे उसकी एक वर्दी थी। बाद में उस वर्दी को उनके घर वालों को भेंट दी गई। वो जिस हाई स्कूल में पढ़ती थी, एग्जाम से पहले ये सब इंसिडेंट हो गया। बाद में बिना एग्जाम दिए जुंको के नाम उस डिग्री को जारी किया गया और उसके घर वालों को सौंप दिया गया। जिस जगह से वो ड्रम और लाश मिली वहाँ पे एक पार्क बनाया गया। अब आपको पता चल ही गया होगा कि थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।